इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी 2019 से हर समिट के लिए इंडिया को बुलाया गया है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इंडिया क्या कर रहा है और ऐसी क्या जरूरत है G7 की जो हर समिट में इंडिया को एज एन इंपॉर्टेंट आउटरीच पार्टनर बुलाया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजराम एंड रवि। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया है G7 के लिए, स्पेशली कुछ बीते हुए सालों में। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, अभी G7 समिट कंक्लूड हुई है जिसमें इंडिया वहां पर प्रेजेंट था बट एज एन आउटरीच पार्टनर। अब अगर मैं G7 की बात करूं, विच इज ग्रुप ऑफ 7, यहाँ पर वो कंट्रीज प्रेजेंट हैं जो कि दुनिया में सबसे एडवांस्ड, सबसे हाईटेक, सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज हुई G7 में? हमारे पास है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ये सातों कंट्री मिलके बनाते हैं G7। इससे पहले ये जब बना था 1970 में, ऑयल क्राइसिस हुआ था, तो ये सारी एडवांस इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी साथ में आई थी। इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के लिए इन्होंने ये ग्रुप बनाया था। तब ये ग्रुप G8 होता था जिसमें रशिया भी इंक्लूडेड था, बट लेटर जब रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया तब रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया और तब से ये G7 जाना जाता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कब रशिया को G8 से हटाया गया और ये G7 बन गया। अब वापस आते हैं इस G7 समिट जो कि फ्रांस में इस वक्त हुई है। इसमें इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट आउटरीच पार्टनर की तरह रहा, बट ये आउटरीच पार्टनर सिर्फ इस बार नहीं था। इंडिया 2019 से लगातार इंडिया जो है G7 समिट का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अब ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया जो है इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, ज्योग्राफिक और जियोपॉलिटिकली भी एक मजबूत पार्टनर है, एक मजबूत देश है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें G7 में इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो अब हम यही समझेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया को इतना वेल पोजिशन्ड बना रही हैं G7 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन जो है वो आपको समझना होगा कि कैसे इंडिया जो है ग्लोबल लीडरशिप दिखा रहा है। इस वजह से हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस जो मिल रही है। अब इंडिया ये ग्लोबल लीडरशिप कैसे दिखा रहा है? इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को ब्रांड किया है एज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ उन कंट्रीज का समन्वय है जो कि कंपैरेटिवली लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, डेवलपिंग हैं और कॉन्सेंट्रेटेड हैं एशिया, अफ्रीका, ओशनिया और साथ ही साथ लैटिन अमेरिका में। तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न्स हैं उनको टेबल किया है और इंडिया इमर्ज हुआ है एज अ ब्रिज बिटवीन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द डेवलप्ड नेशन। इंडिया ने अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो हैं उनको यूज किया है, अपनी डेवलपमेंट की जो जर्नी है उसको यूज किया है और अपने आप को ये ब्रिज की तरह ब्रांड किया गया है। तो यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबल साउथ की, उस पे इंडिया जो है काफी वोकल रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट फाइनेंस हो, चाहे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो, क्लाइमेट एक्शन हो। और इनका पर्सपेक्टिव, डेवलपिंग कंट्रीज का पर्सपेक्टिव, ग्लोबल साउथ का पर्सपेक्टिव इंडिया ने रखा है। चाहे वो G20 की प्रेसिडेंसी हो जो 2023 में इंडिया को मिली थी, वहां पे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया है, चाहे वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हो, उसमें इंडिया ने, और साथ ही साथ अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स इंडिया जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्लोबल साउथ ग्रेजुअली इमर्ज किया है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर, वेट जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स का है। एक इकोनॉमिक वेट कैसे मैं कह रही हूँ, यहाँ पे आपको समझना होगा कि G7 जो है वो सिर्फ मात्र 10% पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, बट ग्लोबल साउथ जो है वो 85% को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया अपने में ही सिर्फ 18% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपको सिर्फ ये पॉपुलेशन का नंबर नहीं देखना है, यहाँ पे GDP भी देखना है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स का GDP है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है। दैट मीन्स ये एक इमर्जिंग मार्केट है। इस इमर्जिंग मार्केट का वेट जो है G7 समझता है, जानता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है और यहाँ से रिटर्न्स लिए जा सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इस मार्केट को फ्रेश यूटिलाइज किया जा सकता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एप्पल, सैमसंग। ये दिखा रहा है कि कैसे हम एक इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है और बड़े ग्लोबल जाइंट्स जो है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखिए, कोविन, आधार, यूपीआई, ये एक गवर्नेंस मॉडल के तौर पे ग्लोबली स्टडी किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया का जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज में
वॉइस है जो कि डेवलप्ड कंट्री अगेन एंड डेवलपिंग कंट्री दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। चाहे हम यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, चाहे हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, इंडिया ना कि सिर्फ गोल्स सेट कर रहा है, उनको फुलफिल कर रहा है और एक एग्जाम्पल भी सेट कर रहा है फॉर बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इंडिया का डिप्लोमेटिक वेट भी है। G7 की जितनी भी कंट्रीज हैं, इंडिया उनके साथ पॉजिटिव रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में रहा है, उनके पॉजिटिव आउटकम्स एंजॉय करता है। इनकी पार्टनरशिप जो है सिर्फ ट्रेड में नहीं, डिफेंस में भी है, और ये दिखाता है कि इंडिया जो है G7 के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर इमर्ज कर रहा है। जब हम यहाँ पे डिप्लोमेटिक वेट की बात करें तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो कि हम स्ट्रैटेजिक या जियोपॉलिटिकल वेट की तौर पे भी समझ सकते हैं, वो ये है कि इंडो पैसिफिक में अगर हम बात करें और G7 जो है जानता है कि इस वक्त सेंट्रल जियोपॉलिटिकल स्टेज अगर कुछ है तो वो इंडो पैसिफिक है। एक तरफ तो चाइना हो गया, चाइना को अगर बैलेंस करना है तो इंडिया जो है नेसेसरी है। इंडो पैसिफिक में, जो कि इंडियन ओशन रीजन की ही मैं बात करूं तो 80% ऑफ मैरीटाइम ट्रेड वहां से पास करता है। इंडिया की लोकेशन सेंट्रल है, एक इंपॉर्टेंट रीजनल पावर है, अपकमिंग इमर्जिंग इकोनॉमी है, और साथ ही साथ स्टेक होल्डर है बहुत इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक में। ये जो फैक्टर है ये भी इंडिया को एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नोट पे G7 के लिए इंपॉर्टेंट बनाता है। इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर्स सच एज इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, इंडिया की पॉलिसीज जो हैं वो डेवलपिंग नेशन को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी है, उस पर गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स की वजह से G7 में इंडिया का प्रोमिनेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। बट सवाल ये है, क्या इंडिया आउटरीच पार्टनर से कभी एक परमानेंट मेंबर बन पाएगा? तो इसका आंसर जो है यहाँ पे अभी इसके लिए एक लंबा रास्ता है, क्योंकि G7 जो है, जैसा कि मैंने कहा, सबसे एडवांस्ड, सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड, सबसे बेहतर इकोनॉमीज जो हैं वो है। इंडिया को अभी एक लंबा रास्ता तय करना है टू बिकम ऑफ दैट लेवल, एंड अगर इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर बनाया भी जाता है तो उसके एग्जिस्टिंग मेंबर्स का कंसेंसस चाहिए होगा, जो कि एट प्रेजेंट थोड़ा सा कम पॉसिबल लग रहा है, बट मे बी इन द लॉन्ग रन इट माइट कम अक्रॉस और ये फाइनली इंडिया के लिए वर्कआउट कर जाए। बट ये बात तय है कि अगर हम जियोपॉलिटिकल स्पेस देखें, सिर्फ G7 ही नहीं, जियोपॉलिटिकल स्पेस अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया का prominence, importance is changing. How India is looked at is changing. What are your thoughts on this? Let me know in the comment section. साथ ही साथ pinned comment में आपको detailed PDF मिल जाएगा इस पूरे टॉपिक के लिए, so that you can understand it clearly. That was all from my side. Thank you so much.